Today we are going to start motion in a plane. अब लास्ट वीडियोस में लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा है कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। वो अलोंग एक्स एक्सिस ले मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले या अलोंग वाई एक्सिस ले मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ले, ये सब हमने सीख लिया। अब मोशन इन अ प्लेन बोला मतलब इसमें दो डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे। दो डायमेंशंस मतलब उसे तुम एक्स और वाई भी ले सकते हो या वाई और जेड भी ले सकते हो या एक्स और जेड भी ले सकते हो। जैसे समझना, जो लास्ट क्लासेस में हमने सीखा है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अगर हो रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक डायमेंशन। या फिर हमने सीखा कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल मोशन, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन था। या इसके जगह तुम ये भी ले सकते हो मोशन अलोंग जेड एक्सिस, मतलब फिर से सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मोशन करना है, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बट अब हमें बोला जा रहा है मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है। इसका मतलब इसमें दोनों डायमेंशंस आएंगे, कोई भी दो डायमेंशंस तुम ले सकते हो। जैसे समझो ये बोर्ड हमारा, ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो ये प्लेन में हमारे दोनों डायमेंशंस आ रहे हैं। कौन कौन डायमेंशंस? ये हमारा x और ये y, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को मिला के ये प्लेन बना। या मान लो हम y एक्सिस लेते हैं और इधर हमारा z एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, तो y एक्सिस और z एक्सिस को मिला के ये प्लेन बनेगा ऐसा yz प्लेन। खैर ये सब हमें पता है। अगर x एक्सिस और z एक्सिस को लें तो हमारा प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ नीचे x एक्सिस और z एक्सिस को लेंगे तो हमारा प्लेन कुछ ऐसा बनेगा xz प्लेन। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए xy प्लेन लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें अगर x एक्सिस के अलोंग हमें कोई बॉडी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका पोजीशन बताना होता था। तो हम कैसे बताते थे? x कोऑर्डिनेट बताते थे। x कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चलता था? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x कोऑर्डिनेट टेल्स अस द पोजीशन along x axis at time t। ऑब्वियसली जब टाइम जीरो लेते थे हम t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो होगा, मतलब पोजीशन उसका x इक्वल टू जीरो था। जब टाइम बदलता बदलता जीरो से बढ़ता बढ़ता t पे चला गया, t इक्वल टू t पे, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट हमें बताता था पोजीशन अलोंग x एक्सिस। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट हमें पता है, y कोऑर्डिनेट क्या बताता था? y कोऑर्डिनेट टेल्स अस द पोजीशन along y axis, obviously position along y axis at time t। तो अगर सिर्फ एक एक्सिस हमारे पास होता था, सिर्फ एक डायमेंशन में, बॉडी एक डायमेंशन में अगर ट्रैवल करता था, मूव करता था, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट हम बता देते थे और दैट वाज इनफ। एक x कोऑर्डिनेट बता दिया तो उससे हमें पता चल गया कि अच्छा टाइम t पे x कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चल गया कि इस बॉडी का, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है। या अगर वर्टिकल मोशन हमने जो पढ़ा है उसमें अगर y कोऑर्डिनेट पता चल जाता था एट टाइम t, तो हमें पता चल जाता कि एट टाइम t बॉडी या पार्टिकल का पोजीशन क्या है। अब मोशन इन अ प्लेन के लिए हमें अगर पोजीशन बताना है तो हमें ये दोनों चाहिए होगा। मतलब अगर xy प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन बॉडी का, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। अगर yz प्लेन में मोशन कर रहा है बॉडी, तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो हमारा बोर्ड का प्लेन है मतलब xy प्लेन लेके चल रहे हैं ताकि आसानी से सब समझ में आए। देखते हैं, तो मैं ये हटा देता हूं या इसके नीचे ही हम लिख लेते हैं टू टेल द पोजीशन of the particle at a time t in any plane। तो हम xy प्लेन का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन हमें बताना है एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इन xy प्लेन, तो हमें क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? we need the x and y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें दोनों पता है टाइम t पे, तो हम बता सकते हैं कि यस इस प्लेन में, xy प्लेन में, इस पार्टिकल का पोजीशन ये है टाइम t पे। जैसे मान लो अगर पार्टिकल हमारा यहां पे, तो इस पार्टिकल का पोजीशन हम कैसे बताएंगे? अगर इस पोजीशन का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पता है टाइम t पे, तो हम बता देंगे कि यस पार्टिकल का पोजीशन ये।
समझते हैं इसे, बहुत आसान सा है, देखते हैं। अब यहां हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये हमने ग्राफ बना लिया, और मान लो ये हमने लिया, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो हमारा पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, xy प्लेन में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल, मतलब इसका डायमेंशंस दोनों में होगा, x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी, दोनों में इसका डायमेंशंस होगा, इसका कंपोनेंट्स होगा। देखते हैं क्या करेंगे हम। मान लो बॉडी मूव करता हुआ, और सबसे पहली बात ये कि टाइम इक्वल्स टू 0 हम जहां पे लेंगे, बॉडी का पोजीशन टाइम इक्वल्स टू 0 जहां पे है वही उसके लिए ओरिजिन है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 मान लो हमने यहां पे लिया, t इक्वल्स टू 0, तो टाइम जब 0 था तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब मान लो हम किसी टाइम t के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम इक्वल्स टू 0, ये बस इसलिए ध्यान रखना है कि टाइम जब 0 है तो उस वक्त बॉडी, उस वक्त पार्टिकल जहां पे है, मान लो यहां पे है पार्टिकल, तो ये हमारे लिए ओरिजिन हो गया। अब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A, तो टाइम t पे जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा बॉडी है, वो पॉइंट A पे, यहां पे, और तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, टाइम t पे, ये इससे कंफ्यूज मत होना, ये टाइम t बता रहा हूं, मतलब टाइम t, इधर हमने x एक्सिस लिया, इधर y एक्सिस लिया, तो ये टाइम t पे इसका मैं लिख दूंगा यहां पे, टाइम t पे बॉडी यहां पे, मान लो इस पॉइंट को हमने बोला A, और ये मूव करता हुआ कुछ ऐसे चला गया, ऐसे यहां पे, तो यहां पे इस पोजीशन B, मान लो ये हमारा पोजीशन B है, तो हमें क्या करना है, मैं लिख देता हूं कि एट टाइम t द पोजीशन इज A, और ये A का कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना होगा, A का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, मान लो ये हमने इसे ज्वाइन कर लिया, तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये हमारा पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या, मान लो इधर x, इधर y, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x, y, तो ये x, y, x कोऑर्डिनेट भी पता है और y कोऑर्डिनेट भी पता है, तो टाइम t पे इस पार्टिकल का, इस बॉडी का पोजीशन क्या है ये हमें पता चल गया, इज A का मतलब x, y, तो इसका पोजीशन यहां है पॉइंट A पे। टाइम मान लो बढ़ के t प्लस डेल्टा t हो गया, यहां लिख लेते हैं, एट टाइम t प्लस डेल्टा t द पोजीशन इज B। अब जरा ध्यान देना, पोजीशन B पे हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फिर से चाहिए, तभी तो हम पोजीशन बता पाएंगे। तो एट टाइम t प्लस डेल्टा t, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, पहले t था और अब t प्लस डेल्टा t हो गया, ध्यान देना। तो जब टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया तो बॉडी यहां से मूव करता करता कहां पे आ गया, B पे। टाइम जब t था तो बॉडी A पे था, टाइम जब t प्लस डेल्टा t हो गया तो बॉडी आ गया B पे। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x प्लस डेल्टा x, थोड़ा सा x कोऑर्डिनेट बढ़ गया और थोड़ा सा y कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, y प्लस डेल्टा y, तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया। ये जो पॉइंट B है इसको यहां लिख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों यहां पे पता चल गया, तो हम बता सकते हैं कि यस, एट टाइम t प्लस डेल्टा t इस बॉडी का पोजीशन क्या है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, लिख लेते हैं यहां पे। तो इसका पोजीशन, दो पोजीशंस हमें पता चल गया, A और B। इनिशियल पोजीशन मान लो A, फाइनल पोजीशन B है। तो अब जरा सोचो, हमसे अगर बोला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हम बना लेते हैं, A से लेके B तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों, ये तुम्हें कर्व दिख रहा होगा, ये हमारा कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ ऐसा कर्व है, इट शुड बी क्लियर टू यू, इसीलिए थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं। और ये जो हमने यहां से यहां तक ज्वाइन किया है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसको एरो दे देते हैं सर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब जरा सोचो, जब ये पॉइंट A से पॉइंट B तक, मतलब इनिशियल पोजीशन A से इनिशियल फाइनल पोजीशन B तक आया बॉडी ट्रैवल करके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि हमें स्ट्रेट लाइन ए बी दिख रहा है, तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल तुम्हें दिख रहा है कि टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल t से t प्लस डेल्टा t, t टू t प्लस डेल्टा t इज गिवन बाय इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो हमारा ए बी वेक्टर। तो वेक्टर ए बी डिस्प्लेसमेंट को बच्चों तुम जब स्टार्ट किया था हमने ये चैप्टर, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, ए से इसका पोजीशन चेंज होके हो गया बी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। तो ये हमने लिख लिया डेल्टा आर वेक्टर, मतलब ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेक्टर ए बी। ध्यान देना कैसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम ए टू बी, तो इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब ऐसा। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किस टाइम इंटरवल में, फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। तो जरा ध्यान देना, इसको हम ज्वाइन करने वाले हैं, ये x से x प्लस डेल्टा x, तो मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा लेंथ है, ये क्या होगा, डेल्टा x होगा क्या, x प्लस डेल्टा x, ये x प्लस डेल्टा x और इतने दूर x, मतलब ये क्या हो गया, इतना डेल्टा x। वैसे ही ये पूरा y प्लस डेल्टा y और इतने दूर y, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, माइनस कर दो इसमें से इतने को, मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा y। वेरी सिंपल। तो अब हमें ये यहां पे देखना है कि सर डेल्टा x, ये जो चेंज है ये किस एक्सिस के अलोंग है, अलोंग x एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किस डायरेक्शन में, ये डेल्टा y, लेंथ डेल्टा y किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ऐसे एरो देना जरूरी है ताकि तुम्हें डायरेक्शन का पता रहे। तो ये एरो दे दिया हमने यहां पे, थोड़ा इसको इधर लिखो, डेल्टा y। तो ये एरो क्या बता रहा है कि जो चेंज इन पोजीशन हुआ y से y प्लस डेल्टा y ऐसे बढ़ रहा है, तो ये एरो हमने दे दिया। अब जरा देखो तो ये वेक्टर AB को ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लगाएं, तो इसका ये जो हमारा, मान लो इसे कुछ नाम देते हैं C, तो वेक्टर AC का हेड और वेक्टर CB का टेल कोइंसाइड कर रहा है क्या, कर रहा है ऑब्वियसली, एरो तुम्हें दिख रहा होगा, एरो ऊपर जा रहा है, मतलब यहां इसका टेल है, CB का टेल यहां पे और AC का हेड यहां पे। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, वेक्टर AB को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है कि किसी भी वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है डेल्टा x, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग x एक्सिस, तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, ये सब हमने पहले चैप्टर में सीखा था। तो लिख लेते हैं इसे डेल्टा r वेक्टर इक्वल्स, देखो एक एक स्टेप करके सीखते जाना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं समझ पाओ, जो तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे, बस एक एक स्टेप समझते जाओ, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा। AC, वेक्टर AC की जगह क्या लिखते हैं, डेल्टा x, मैग्नीट्यूड दे दिया और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग x एक्सिस, तो i कैप दे देते हैं, हमें पता है, प्लस CB का मैग्नीट्यूड डेल्टा y और इसका डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, तो j वेक्टर दे दिया। अब इतना तो हमारा काम हो गया, हमें ये वेक्टर AB मतलब डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया। अब जरा देखो तो दोनों तरफ हम डेल्टा t से डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में तुम ये करते हो, दोनों साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कर सकते हैं। तो दोनों साइड डिवाइड कर दो, डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t, इधर भी डेल्टा x बाय डेल्टा t, और i कैप डेल्टा y बाय डेल्टा t, j कैप। क्लियर, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब जरा सोचो, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बोला मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे सर, डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t, तो ये क्या होता है, डेल्टा डेल्टा दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी होगा, ओवरऑल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t, तो ये एवरेज वेलोसिटी बताता है, वेक्टर r2 माइनस r1 ये हम करते थे, ये तुम्हें याद होगा। तो इसे अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है तो हम क्या करते थे, डेल्टा t टेंड्स टू 0 लेते थे, लिमिट क्या लेते थे, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो दोनों तरफ लिमिट यही लेते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पे, बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0,
लिमिट क्या लेना है दोनों तरफ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब जरा देखो तो यहां लिमिट लोगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एक लाइन में लिख ही देता हूं, इधर लिया लिमिट क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इधर लिमिट क्या लिया, दोनों तरफ लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इक्वल्स टू, उधर भी लिमिट लो, लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये सब समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये सब कुछ अगर याद करके चले गए अपने बोर्ड्स के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में, तो फिर हर एक जगह हम कंफ्यूज होते रहेंगे, हर न्यूमेरिकल में हम कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए एक एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप समझना है। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दोनों साइड लिया लिमिट, ये क्या हो गया, थोड़ा इधर ऐसे कर देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और ये क्या था, जे कैप। ये आई कैप जे कैप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको एज इट इज रहने देंगे। लिमिट हम किस पे ले रहे हैं, इस पे, लिमिट किस पे ले रहे हैं, इस पे, लिमिट किस पे ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं। अब जरा देखो, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें पता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर बाय dt लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इसे क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। आई कैप क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, और इधर क्या हो गया, dy बाय dt, वेरी सिंपल। और जे कैप क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये dr बाय dt क्या है, dr वेक्टर बाय dt क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, मतलब सिर्फ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तुम्हें दिख रहा है कि इसे हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक ये dx बाय dt क्या है, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, dy बाय dt क्या है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, क्योंकि i कैप दिख रहा है मतलब ये x कंपोनेंट, j कैप दिख रहा है मतलब y कंपोनेंट। ये सब हमने वेक्टर जब सीखा था तो हमने पढ़ा है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, वी नीड सम स्पेस ताकि आगे का काम हम कर सके। तो जरा देखो, ये हमारा j वेक्टर है, क्या हो गया जरा देखो तो, ये dr बाय dt, ये क्या हो गया, वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका हमें ये दो ब्रेक कर लिया, दो कंपोनेंट्स में, ये dx बाय dt क्या है, जरा ध्यान देना, dx बाय dt क्या है, आई कैप इसके साथ दिख रहा है, मतलब ये x कंपोनेंट है, किसका, dx बाय dt मतलब वेलोसिटी। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बार यहां लिख देता हूं, vx, dx बाय dt को क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी आई कैप, प्लस dy बाय dt मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दैट्स इट। तो एक चीज हमें यहां से पता चल गया कि ये vx क्या है, dx बाय dt, और ये vy क्या है, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए आगे का काम करने के लिए। तो vx मतलब dx बाय dt, मतलब क्या, वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, या ऐसा लिख सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिकेट कर देता हूं इधर, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का। और वैसे ही ये vy क्या है, ये vy क्या है, dy बाय dt मतलब y कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का। तो ये सब हमें पता चल गया। अब जरा सोचो, इतना कुछ हमें पता चल गया है, तो हम इसे अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, करते हैं डिफरेंशिएट, मैं लिख देता हूं बाय डिफरेंशिएशन या बाय डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट किया किसे, मान लो ये हमारा इक्वेशन 1, बाय डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो तो इसको क्या लिखेंगे, dv बाय dt, डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर ये क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये i और j ये वेक्टर्स हैं, ये अलग ही रहेंगे, इनका कोई काम नहीं है इसमें। डिफरेंशिएट हम किसको कर रहे हैं, vx को या vy को। तो vx को अलग से डिफरेंशिएट किया, प्लस का साइन दिया, और vy को डिफरेंशिएट किया, प्लस रहता तो प्लस देते, माइनस रहता बीच में माइनस देते। तो ये क्या हो गया, dvx बाय dt। और ये आई कैप का जो काम है डायरेक्शन बताना, ये तुम अपना करते रहो भाई, तुम डायरेक्शन बताओ, आई वेक्टर का काम क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये अपना काम करेगा। प्लस dvy बाय dt,
और ये जे कैप का जो काम है अपना काम करता रहेगा। अब जरा देखो ये क्या आ गया है, dv वेक्टर बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है ये dv वेक्टर बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिर्फ एक्सेलरेशन बोला मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान दो, तो ये dvx by dt जैसे यहां पे काम किया था, ये dx by dt क्या था, vx, dy by dt क्या था, vy, वैसे ही यहाँ dvx by dt क्या होगा, ax, मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो लिख देता हूं यहां पे, ये क्या हो गया, ax dvx by dt क्या हो गया, ax i कैप प्लस ये ay j कैप, दैट्स इट, मतलब हमारा काम हो गया। तो एक्सेलरेशन को भी हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, जैसे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वैसे ही एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब ध्यान देना बच्चों, एक चीज और यहां मैं लिख दे रहा हूं, ax का मतलब क्या, dvx by dt, और ay का मतलब क्या, dvy by dt। तो ये dvx क्या है ये तुम्हें पता है, dvx क्या है तुम्हें पता है, क्या है ये dvx, इट इज द component, x component of what, of acceleration। और ये dvy by dt मतलब ay क्या है, y component of acceleration। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि हमने वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हमारा जो मेन पार्ट है इस पे ये आने वाला है, जरा ध्यान देना क्या हो रहा है, हमें क्या क्या पता चल गया, ये पता चल गया वेलोसिटी अलोंग एक्स अलोंग वाई, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई, मतलब ये जो हमारा मोशन इन अ प्लेन है, xy प्लेन में जो मोशन हो रहा है जिसमें दोनों एक्सिस आ रहे हैं, दोनों डायमेंशंस आ रहे हैं, तो मोशन इन अ प्लेन को हमने ब्रेक कर दिया दो मोशंस में। किन किन मोशंस में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग x एक्सिस एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग y एक्सिस। अब जरा ध्यान दो, तो ये तो हमें पता है ax इज इक्वल टू, एक बस करके तुम्हें दिखा रहा हूं, बाकी सब तुम खुद ही कर लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ax इज इक्वल टू dvx by dt है ऐसा, ये हमने पहले भी किया है जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे तब। इसको जरा इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, ax dt लिख सकते हैं ऐसा, इधर क्या है dvx। अब बच्चों अगर इसे इंटीग्रेट कर दें हम तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा हमारा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो क्या करते हैं, टाइम इक्वल्स टू जब जीरो था तो बॉडी स्टार्ट हो रहा था, तो मैं एक बार लिख देता हूं, एट t इक्वल्स टू जीरो, ux क्या है, ux क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, ux, किस टाइम पे, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो। अब जब टाइम बढ़ता बढ़ता, अब तुम्हें यहां दिख रहा है dt है, मतलब टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ जा रहा है कहां तक, t तक, ये सब हमने पहले भी किया है। तो टाइम जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी, जब टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस शुरुआत में क्या था, ux, जब टाइम जीरो था तब। अब जब टाइम बढ़ता बढ़ता t पे आया तो हमारा वेलोसिटी भी तो बढ़ेगा, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, ये ux से बढ़ता बढ़ता हो गया vx। वेरी सिंपल, टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या था, ux, और टाइम बढ़ता बढ़ता जब जीरो से t हो गया तो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया, vx। मतलब ये vx क्या बता रहा है बच्चों, vx इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू t, ये सब हमने पहले भी किया है, ux x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम जीरो, vx इट इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, दैट्स इट। अब इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा, ax, तो एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होगा तभी ये सब काम हम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यहां मैं एक बार लिख दे रहा हूं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इससे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तुम्हें पता है क्या होगा, ax, और ये dt का इंटीग्रेशन t,
तो एक बार t रखो फिर -0, तो ये क्या है ax t इक्वल्स टू dbx का इंटीग्रेशन vx होगा। तो पहले vx रखा फिर माइनस फिर ux, तो ये क्या होगा vx माइनस ux। क्या आ गया यहां से जरा देखो तो vx, ये ux इधर आया तो ux प्लस ux माइनस था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो ux प्लस ax t। अब देखो तो जरा ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आ गया, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax प्लस t, ये पहला आ गया। ऐसे ही तुम बाकी सारे भी डिराइव कर सकते हो, ये सब हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। तो ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, बाकी भी लिख लेते हैं, बाकी भी लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक यहां मैंने लिख दिया ये पहला, दूसरा लिखते हैं vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax t, 2ax x ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही तीसरा x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सब कुछ बिल्कुल वही है, बस यहां तुम्हें अलग क्या दिख रहा है कि vx ax ux ये सब दिख रहा है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। vx क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। ux क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 0। ax क्या है, एक्सेलरेशन, द x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t। बस, तो ये एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट ही है। वैसे यहां जाते हैं, ये x क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये क्या बता रहा है x कोऑर्डिनेट, ये ux क्या बता रहा है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ax तो कांस्टेंट ही है और ये टाइम t हमारा, दैट्स इट। तो ये रिलेशन हमें पता चल गया किसके किसके बीच में, x मतलब पोजीशन, x कोऑर्डिनेट के बीच में, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो वेलोसिटी ux हो या vx हो, एट टाइम 0 हो या एट टाइम t हो, और एक्सेलरेशन x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में हमें ये पता चल गया रिलेशन। वैसे ही y के लिए भी पता कर सकते हैं, y के लिए भी हमारा क्या होगा, यहां लिख देता हूं y के अलोंग, तो ये सारा x के अलोंग हो गया, ये x के अलोंग हो गया, x कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया सबका, और y कंपोनेंट के लिए देखते हैं। y कंपोनेंट के लिए भी वैसे ही तुम्हें तीन इक्वेशंस मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt पहला, दूसरा vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay y, दूसरा ये y को थोड़ा छोटा लिखते हैं, ये इसके बेस में है y, और तीसरा y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये हमारा तीसरा। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहां uy क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 0, ये u टाइम 0 पे होगा, ux या uy क्या है एट टाइम 0, vy क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, ay तो कांस्टेंट ही रहेगा या ax भी कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब ये सारा तुम्हें पता है, y क्या बता रहा है यहां या यहां, y क्या बता रहा है, ये y हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट, मतलब पोजीशन बता रहा है, किसके, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, अलोंग y एक्सिस हमारा इसका पोजीशन क्या है, ये सब बता रहा है। खैर, तो अब हमने इससे क्या सीखा कि अगर मोशन इन अ प्लेन का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास है, तो हम उस प्रॉब्लम को दो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर सकते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस, एक प्रॉब्लम हमारा ये हो गया, जैसे हमारे पास ये मोशन इन अ प्लेन का एक क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट, एक प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा कौन सा, द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा चीज मोशन ऑफ, दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम जो हमारा हो गया वो कौन सा हो गया, मोशन ऑफ द बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स इट। तो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, ये सब जिसे कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकता है। तो फाइनली हमने इससे सीखा क्या है, ये नोट कर लेते हैं, ये बिल्कुल नोट कर लेना, ये तुम्हारे हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल involving motion
in a plane. We break the problem into individual problems किसमें one problem of motion in a straight line along x-axis and other along y-axis. वेरी सिंपल. तो हमें अगर मोशन इन अ प्लेन का कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है, कोई भी प्रॉब्लम गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट्स में, दो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से कि एक पार्ट में हम क्या फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, एक पार्ट में हम फाइंड करेंगे मोशन ऑफ द बॉडी ऑन द स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरे पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस. ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है. तो ये सारे इक्वेशंस का हेल्प लेके हम मोशन इन अ प्लेन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं.